हाय क्लास 10। आज हम वास्तविक संख्याएं चैप्टर 1 लेकर आए हैं, जिसमें वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं वो होती हैं जो हम नंबर लाइन पर शो करते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं जो हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। हम 5 को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। 7/5 हमने हमेशा देखा है कि 7/5 को भी हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। 2.5 को, -5 को और किसी अंडर रूट को, -3/5 को, इन सब को हम एक नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, जो आपने अपनी छोटी क्लासेस में सीखा है। 9th में आपने √5 को और 7th में आपने 7/5 को, इस तरीके से आपने 2.5 को भी आपने 8th में या 7th में सीखा है। तो हम जो संख्याएं नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं वो ये वाली हैं, और जो अवास्तविक संख्याएं वो क्या होती हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते। मीन्स अंडर रूट के अंदर -5 हो या किसी नंबर के नीचे 0 हो, तो वो संख्या जो होती है वो अवास्तविक संख्याएं हो जाती है। इसके बाद एक अलग तरह की संख्याएं होती है, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाती हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाती है, जैसे कि 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, एनी नंबर जो किसी टेबल से डिवाइड हो जाता है। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या नाम से पता चल रहा है अभाज्य। अभाज्य मतलब जो भाज्य नहीं होती हैं, जो किसी और टेबल से डिवाइड नहीं होती। अगर मैं 2 को किसी और टेबल से डिवाइड करना चाहूँ तो होगी नहीं। अगर मैं 5 को किसी टेबल से डिवाइड करना चाहूँ तो होगी नहीं। ऐसे ही ये 2, 5, 7, 11, 13 ऐसे सो ऑन बहुत सारी संख्याएं होती हैं जो हमारी अभाज्य होती है। अब है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। ये क्या होगा? ये क्या है? ये एक अलग चीज है। क्या है ये? क्या कहती है? क्या कहती है? इस प्रमेय के अनुसार भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। अरे यार, ये हिंदी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है ना। तो सीधा सीधा आपको बता रही हूँ कि अगर कोई भी ऐसा नंबर है जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं, उसको ऐसे नंबरों में लिख सकते हैं जिनको हम किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। समझ में आई? अभी भी नहीं? चलो अच्छा, और अच्छी तरह से समझाती हूँ। जैसे 30 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? उसी नंबर से जिसको हम किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे कि 2 से, है ना। तो ये अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर ये प्रमेय क्या कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में गुणनखंड कर सकते हैं। अब इसको गुणनखंड का मतलब क्या होता है? गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है? ऐसे, जैसे 30 को मैंने फैक्टराइज करना है तो किससे करूंगी? 5 के टेबल से। 5 6 जा 30, फिर 2 के टेबल से करा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो मैंने इस तरीके से इसके फैक्टर्स कर दिए। 5 × 2 × 3 = 30। इसके गुणनखंड हो गए। गुणनखंड जो होता है वो ये होता है, ठीक है ना। ये जो हमने इसको किया गुणनखंडित, वो इस तरीके से किया जाता है। अब हमने इसको गुणनखंड किया तो ये यहाँ पर ये प्रमेय एक चीज और बता रही है कि हर संख्या के गुणनखंड समान होते हैं। अगर हम 30 को गुणनखंड करें, चलो मैं इसको 30 को पहले शुरू करती हूँ 3 से। तो 3 से किया 10 आया, फिर मैंने इसे 2 से किया 5 आया, फिर 5 से किया 1 आया। तो भी मेरे नंबर्स वही आए, 3 2 5, यहाँ भी 5 2 3, है ना। ऐसे ही 30 को दोबारा से मैं गुणनखंड अगर 2 से स्टार्ट करूंगी तो मेरे गुणनखंड इस तरीके से आएंगे। तो हम उसके गुणनखंड की जगह तो बदल सकते हैं, लेकिन गुणनखंड जो होंगे वो समान रहते हैं। तो ये प्रमेय हमें क्या बताती है? प्रमेय हमें बताती है कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, और हर संख्या के गुणनखंड समान होते हैं, लेकिन उनकी जगह बदली जा सकती है। यहाँ पर हम उदाहरण नंबर 1 पर आते हैं। उदाहरण नंबर 1 क्या कहता है कि हमारा 4n ऐसा कोई नंबर है जिस पर अगर मैं इसको n की जगह पर कोई ऐसा मान रखूं कि वो 0 पर समाप्त हो जाए, तो क्या इससे चेक करना पड़ेगा कि 4n क्या 0 पर समाप्त होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि अगर यहाँ पर 4n लिखा है तो n का मतलब मैं कोई और नंबर लिख सकती हूँ। मैं अगर यहाँ पर 2 लिख लेती हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 4 × 4 = 60। लास्ट का नंबर किस पर आया? 6 आया। जबकि हमें जो है क्या करना चाहिए? लास्ट पर 0 चाहिए। नेक्स्ट, अगर मैं इसको 4 की पावर 3 कर देती हूँ, 4 की पावर 3 कर देती हूँ, तो 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। लास्ट में क्या आया?
4। तो वो पूछ रहा है कि n पर कोई ऐसा नंबर हो सकता है कि n का कोई भी नंबर मैं लिखूं और वो 0 पर समाप्त हो जाए, 0 पर समाप्त हो जाए। तो यहाँ पर हमारे को इसके लिए एक चीज कही गई है, कोई भी संख्या अगर 0 पर तभी समाप्त हो सकती है जब वो 10 से विभाज्य हो। मतलब कोई भी नंबर अगर यहाँ पर 10 से विभाज्य हो, अगर यहाँ पर 10 लिख दो या 20 लिख दो या फिर एनी नंबर जो लास्ट में 0 हो या उसकी पावर कोई भी रख दो, 2, 3, 4, 5, 6, लास्ट में 0 आएगा ही आएगा। चेक कर सकते हो आप। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 20 का स्क्वायर क्या होता है 400। ऐसे ही एनीथिंग नंबर, कोई भी नंबर जिसमें लास्ट में अगर 0 होगी तो हम उसकी जितनी भी पावर कर दें तो वो 0 आएगा ही। तो यहाँ पर कोई भी संख्या जो 0 पर तभी समाप्त हो सकती है जब वो 10 से विभाज्य हो। तो इसका मतलब कि 2 × 5 उसके गुणनखंड होने ही चाहिए। मतलब उसके जब गुणनखंड करें तो उसमें 2 और 5 एक बार तो आना ही चाहिए, 2 और 5 एक बार तो आना ही चाहिए। तो यहाँ पर 4n इक्वल इसके गुणनखंड करें तो 2 × 2 आ रहा है, 2 × 5 तो नहीं आ रहा, कहीं भी 5 आ रहा है, यहाँ 2 तो है परंतु 5 नहीं है, इसलिए 4n 0 पर ही समाप्त नहीं हो सकती। अब हम उदाहरण नंबर 2 देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 2 में हमसे क्या कह रहा है कि 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना है। तो HCF LCM निकालना है किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। इसका मतलब क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके लिए हमें पहले 6 के प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। 2 से डिवाइड किया तो ये किस पर गया 3 पर, फिर 3 से डिवाइड किया तो ये किस पर गया 1 पर। सेम ऐसे ही हमने 20 के निकाल लिए, 2 से डिवाइड किया तो किस पर गया 10 पर, फिर इसे 2 से डिवाइड किया तो ये किस पर गया 5 पर, फिर इसे 5 से डिवाइड किया तो 1 पर। तो इस तरीके से हमारे गुणनखंड आ गए। तो हमारे 6 के गुणनखंड क्या हो गए 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, क्योंकि वे 1 टाइम आया। ऐसे ही 20, इसमें 2 जो है वो 2 टाइम्स आया तो 2 की पावर 2 × 5। तो HCF हमारा क्या होगा, HCF हमारा क्या होता है, वो कॉमन नंबर होना चाहिए। HCF क्या होता है, वो कॉमन नंबर जिसकी घात सबसे छोटी है, वो कॉमन नंबर जिसकी घात सबसे छोटी है। यहाँ पर 2 जो है कॉमन नंबर है और उसमें उसकी घात सबसे छोटी कौन सी है 1। तो इसका मतलब हमारा HCF क्या आ गया 1। अब यहाँ पर LCM कैसे निकाला जाता है। HCF तो हमारा क्या होता है, मैंने क्या बताया, जो कॉमन नंबर है इनमें और उनकी सबसे छोटी घात या पावर। इसके बाद LCM क्या होता है, जितने भी गुणनखंड है जैसे 2, 3, 5 जितने भी गुणनखंड है और उनकी हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे गुणनखंड कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है और 5 है। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 जो है वो बड़ी है, इसलिए यहाँ पर ये 2 की पावर 2 लिख दिया, और 3 की पावर 1 ही बड़ी है, यहाँ पर 5 की पावर भी 1 ही बड़ी है। तो यहाँ पर इसको खोला 2 की पावर 2, तो 2 और 3 और 5 जब इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 60। 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 5 = 60। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा LCM आ गया। अब एक उदाहरण नंबर 4 आ गया। उदाहरण नंबर 4 में क्या है कि संख्या 6, 72 और 120 इन सब के जो है गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालने। सेम क्वेश्चन जैसे हमारा वो सेकंड करा था हमने, वैसे ही ये 4th क्वेश्चन है। मैंने 3rd क्वेश्चन बीच में छोड़ दिया है क्योंकि वो इस टॉपिक से थोड़ा भटका हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा पहले ले लिया। 3rd क्वेश्चन नेक्स्ट बाद में बताऊंगी। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसको करने के लिए हमें जो है पहले 2 से डिवाइड किया, 2 3 = 6, 3 1 = 3। ऐसे ही इसको 2 से डिवाइड किया, 2 3 = 6, 1 यहाँ पर कैरी हुआ, 2 6 = 12। ऐसे ही 2 1 = 2, 2 8 = 16, 2 9 = 18, 3 3 = 9, 3 1 = 3। ऐसे ही इसको करेंगे तो 2 6 = 12, 0, 2 3 = 6, 0, 2 15 = 30, 3 5 = 15, 5 1 =
5। इस तरीके से हमने इसके फैक्टर्स कर लिए। अब इसका HCF निकालना है तो पहले हमें इसके फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। 6 के फैक्टर्स क्या है? 2 × 3, पावर इनकी 1 ही है। 72 में फैक्टर्स क्या है? 2 कितनी बार आया? 1 2 3। 2 कितनी बार आया? 1 2 3। इसके बाद 3 कितनी बार आया? 2 टाइम्स। ऐसे ही 120 के लिए 2 की पावर कितनी आई? 1 2 3। और अगर हम देखें तो 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो मैंने क्या बताया था? HCF क्या होता है? कॉमन नंबर्स का गुणनफल। ठीक है, HCF क्या होता है? कॉमन नंबर्स का गुणनफल, और वो भी छोटी घात का, जो सबसे छोटी घात हो। तो यहाँ पर HCF क्या आ गया हमारा? यहाँ पर देख रहे हो आप 2 कॉमन है। ठीक है, तो ये 2 कॉमन है, इसमें सबसे छोटी घात क्या है? 1। और ऐसे ही यहाँ पर 3 भी कॉमन है, तो उसकी सबसे छोटी घात क्या है? 1। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 2 × 3 = 6। तो हमारा इसका HCF आ गया 6। अब हम LCM देख लेते हैं। LCM में क्या करना है हमारे को? जो सबसे बड़ी पावर है हर एक गुणनखंड की, जैसे कि यहाँ पे कौन कौन से गुणनखंड है? 2 है, 3 है और 5 है। 3 गुणनखंड है, इनकी जो सबसे बड़ी पावर है 2 की, यहाँ पर सबसे बड़ी पावर क्या है? 3। ऐसे ही 3 की पावर कितनी है? 2। और 5 की सबसे बड़ी पावर 1 है। अब इनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर 3 को 2 बार और 5 को 1 टाइम्स। तो अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? ऐसे कर लो, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 3 5 = 15। अब 4 6 = 24, मल्टीप्लाई 15। 24 को 15 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारा कितना आ गया? 360। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 360। समझ में आया आप लोगों को कि हमें जब भी HCF निकालना है तो उसमें कॉमन नंबर लेना है, और वो भी सबसे छोटी पावर का। ठीक है, और उसको फिर मल्टीप्लाई कर लेना। ऐसे ही एलसीएम में हमारे को जो है सारे गुणनखंड लिखने हैं, उसमें कॉमन नहीं लेना, उसमें सारे गुणनखंड लिखने हैं। 2 भी लिखना है, 3 भी लिखना है, 5 भी लिखना है, और भी कोई नंबर होता है तो वो भी लिखना है, और उनकी जो सबसे हाईएस्ट पावर है, जो सबसे बड़ी पावर है, वो लिखने हैं। ठीक है, फिर उसको मल्टीप्लाई कर लेना है तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। क्लियर हुआ? कोई बात नहीं भी क्लियर हुआ तो हम इसको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में और अच्छी तरह से क्लियर करेंगे।